हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द पेपर डिस्कशन वीडियो जो कि हम कर रहे थे कंपैरेटिव एनाटॉमी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी की दिसंबर 2022 पेपर. So in today's part we'll begin with further part of the paper. Describe gametogenesis in mammals. तो बेटा gametogenesis का मतलब होता है formation of gamete. तो वो प्रोसेस जिससे हमारे मेल और फीमेल बॉडी में गेमीट्स फॉर्म होते हैं. गेमीट्स होते क्या हैं? अगर हम मेल गेमीट्स की बात करें तो बेसिकली स्पर्म्स, और फीमेल गेमीट्स में आ गया एग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवा. तो ये फॉर्म कैसे हो रही है? तो दिस फॉर्मेशन इज नोन एज गेमीटोजेनेसिस. जो गेमीट्स होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं. हमारे नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं बिकॉज दे हैव 46 क्रोमोसोम, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन स्पर्म के अंदर और एग के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 इन नंबर होते हैं, मतलब कि पेयर्स नहीं होते. ठीक है. सो हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट, इसीलिए हमारे जो गेमीट्स है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड. अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेशल लाइनेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. जितने भी हमारे गेमीट्स, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या गेमीट फॉर्मिंग सेल्स हैं, उनमें जो सेल डिवीजन हो रही है दैट इज अकरिंग थ्रू मियोसिस. अदरवाइज जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल बाकी के जितने सेल्स हैं, ऑटोसोम्स हैं, उनके अंदर जो डिवीजन हो रही है वो हो रही है माइटोसिस. सो इन ह्यूमंस द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉइड, thus the gametes are formed by the process of meiosis. Some specialized cells which take part in the production of gametes, that is gametogenesis, these cells are called myocytes. तो वो cells which undergo meiosis to form gametes, उन cells को हमने एक common नाम दे दिया, that is myocytes. During gametogenesis, myocytes undergo meiotic division, due to which the number of chromosomes in the daughter cells get reduced to half. I guess आपको mitosis, meiosis ये दो टाइप की जो सेल डिवीजन है इनका बेसिक ओवरव्यू पता होगा. अगर ज़्यादा डिटेल में स्टेजेस वगैरह नहीं भी पता तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सेल से वन पेरेंट सेल विल गिव 4 डॉटर सेल्स, अगर हम बात कर रहे हैं मियोसिस की. प्लस दूसरी चीज़ याद रखनी है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है. ठीक है. तो दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू रिमाइंड. गेमेटोजेनेसिस इन मेल्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, and in females it is known as oogenesis. The spermatogenesis in male gets started at puberty, whereas oogenesis in female gets started at the embryonic stage before birth. Males में जो sperms की production होती है या sperm की formation होती है वो start होती है when they attain the puberty. लेकिन females में जो egg formation शुरू होती है जब female child, female girl जो है वो itself as a embryo अपनी mother के womb में होती है. जब एक female child की body बन रही होती है, body formation हो रही होती है, उसी टाइम में ओवरी बनती है और उसके अंदर eggs भी बनते हैं, ओवास भी बनते हैं. ठीक है. Spermatogenesis takes place in the testis of male reproductive system. In the testis the process takes place in seminiferous tubules. So testis में कहाँ पे हो रहा है? Seminiferous tubules में, where the spermatogonial cells undergo division which leads to formation of primary spermatocytes. तो spermatogonial cells जो हैं उनमें डिवीजन हो रही है और जो पहले सेल्स बन रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. एंड दीज आर इमेच्योर सेल्स. और ये इमेच्योर सेल्स जो होंगे फिर इनकी स्पर्मिएशन होगी, मतलब इनकी मैच्योरेशन होगी. देन अंडरगो स्पर्मिएशन इन द सर्टोली सेल्स टू डेवलप इनटू स्पर्मेटिड्स. As the Sertoli cells are the nurse cells which provide nutrition to the primary spermatocytes to form functional spermatids. Spermatids undergo spermiogenesis to produce sperms. तो अगर आप एक बार दोबारा देखो इसको तो यहाँ पे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बेटा स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थे. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जब डिवाइड हुए तो बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन हुई, मतलब फिर से मैच्योरेशन हुई उनके, और वो कौन सा प्रोसेस था? स्पर्मिएशन. ठीक है. और उसके बाद बने स्पर्मेटिड्स. स्पर्मिएशन से क्या बने? स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड्स जो थे ये फंक्शनल है, लेकिन फिर भी ये इनकी और डेवलपमेंट होगी और ये फिर स्पर्मेटिड्स बनाएंगे स्पर्म्स. और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. तो आई एम रीडिंग इट अगेन फॉर द एक्सप्लेनेशन. इट टेक्स स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन टेस्टिस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस tubules where the spermatogonial cells undergo division and lead to the formation of primary spermatocytes. क्या बन रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर उनका एक फेज हो रहा है, एक डेवलपमेंट फेज हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं स्पर्मिएशन. और वो कहाँ पे हो रहा है? सर्टोली सेल्स में. और क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड्स. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने? स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये और ज़्यादा डेवलप होंगे और क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. तो अगर आप यहाँ पे देखो, आपको पहले दिखाया हुआ है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है. स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन हो रही है, वो नंबर में बढ़ रहे हैं. और क्या बन रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो होगा वो मियोटिक डिवीजन होगी और फिर वो क्या बनेंगे? पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल बने उन्हें हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. और फिर सेकेंड डिवीजन के बाद जो 4 सेल्स हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटिड सेल्स. यहाँ पे भी हमने देखा था कि हमें क्या मिल रहे हैं? स्पर्मेटिड सेल्स. ये जो स्पर्मेटिड सेल्स हैं ये फर्दर डेवलप होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस एंड दे विल फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम बोल सकते हैं स्पर्म्स. तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस पूरे प्रोसेस के 3 फेज है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज. अगर हम बात करते हैं oogenesis की, oogenesis मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा इन द फीमेल ओवरी. तो यहाँ पे फीटल लाइफ में जब एक गर्ल इटसेल्फ एज अ फीटस अपनी मदर की वूम में है तो उस टाइम पे वहाँ पे oogonal सेल्स बन चुके होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं. उनकी माइटोटिक डिवीजन होती है. माइटोटिक डिवीजन के बाद बन जाते हैं प्राइमरी oocyte.
ठीक है। अब ये उसके बाद प्राइमरी oocyte जो होता है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे प्राइमरी oocyte अंडरगो होता है मियोसिस में। अब यहाँ पे भी जो मियोसिस है वो स्टार्ट हो जाएगी प्रायर टू एव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ये खत्म होगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। oogenesis takes place in the ovary and starts the development of primary oocytes from oogonia. Primary oocytes reach their maximum development at the 20th week of the gestational age, and at that time approximately 7 million primary oocytes have been created. तो जो फीमेल बेबी होता है उसकी बॉडी में कितने oocytes बन जाते हैं? नियरली 7 million. However, at the birth of female, this number get reduced to nearly 1 to 2 million. Thus, at the birth, the human female has its future ova arrested at primary oocyte stage. तो ये जो स्टेज है यहाँ पे आके उस टाइम ये डेवलपमेंट रुक जाती है, यहीं पे आके ये स्टेज अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके आगे फर्दर डेवलपमेंट कब होगी? प्यूबर्टी पे। ठीक है जी। So, after menarche, that is the starting of menses at puberty, under the influence of pituitary hormones, these primary oocytes begin to develop again, and as a result of meiosis 1, the primary oocyte develop into secondary oocyte and a first polar body. तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था बेटा, प्राइमरी oocyte से 2 सेल बने जिन्हें हमने बोला सेकेंडरी oocytes, सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेल्स बने जिन्हें हमने बोला था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसी तरह अगर हम oogenesis में बात करें, प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 होगी तो 2 सेल्स बनेंगे। एक जो होगा वो सेकेंडरी oocyte, वो फंक्शनल होगा, दूसरा जो होगा वो डिजेनरेट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगा ना तब भी एक ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। सो प्राइमरी oocyte से बना एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। दिस कंप्लीट्स meiosis 1 and the secondary oocyte undergoes meiosis 2 immediately. This process is also halted at metaphase 2 stage until fertilization. जब ये meiosis 2 हो रहा होता है ना तो ये कंप्लीट नहीं होता, जब meiosis 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, meiosis 2 स्टार्ट हो जाएगा लेकिन मेटाफेज स्टेज पे आके ये अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी स्टेज पे? मियोसिस 2 की मेटाफेज स्टेज पे आके ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और ये फर्दर कंटिन्यू कब होगा? अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फिर ये डेवलपमेंट जो है वो फर्दर कंटिन्यू होगी। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो halted at metaphase 2 until fertilization. Every month the secondary oocyte is released by the ovary and waits for 1 day, that is 24 hours, for the sperm for fertilization. If the egg doesn't get sperm for fertilization, then it get released during menses and the secondary oocyte does not complete meiosis 2. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाएगी, वो जो सेकेंडरी oocyte था वो भी बॉडी से रिलीज हो जाएगा विद ब्लड एंड म्यूकस, और उसका जो मियोसिस 2 अरेस्ट हुआ था मेटाफेज 2 स्टेज पे वो वहीं का वहीं अरेस्टेड रहेगा, मतलब उसका मियोसिस 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ। बट इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन पूरा होता है तो मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द mature ovum with all the cytoplasmic content and the maternal complement of chromosome and another polar body is formed. तो इसका मतलब एक mature ovum बनेगा और साथ में एक और polar body बनेगी। At this stage both secondary oocyte and polar body are हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte है इस पे भी एन लिखा हुआ है, ये भी हैप्लॉइड है, और जो पोलर बॉडी है वो भी हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस से हो रहा है। Both the polar bodies disintegrate at the end of meiosis 2, leaving only one fertilized ovum with the full complement of 46 chromosome from the sperm and egg. क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो एग के पास 23 क्रोमोसोम थे, स्पर्म के पास भी 23 थे, तो फर्टिलाइज होने के बाद अब टोटल कितने क्रोमोसोम रिस्टोर हो गए? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द अर्ली टेट्रापोड हार्ट। तो टेट्रापोड के हार्ट का वीडियो मैंने अलग से बनाया, आई डेफिनेटली पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर। तो बेटा टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये रिसेप्टर ज़रूरत क्या पे होती है और बेसिकली ये प्रोसेस क्या है। सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। बेसिकली ये एक सेल टू सेल कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी चीज़ सोचो, अब आप बहुत बार एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, हमारा सेल है उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, अगर सपोज करो इस एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी यहाँ के बाइंड हो गई तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और उससे ये सेल फैगोसाइटोस हो जाएगा या साइटोटॉक्सिक वे में ये किल हो जाएगा, कोई भी एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब ये बाइंड हो रही है या फिर हम पढ़ते हैं कि हार्मोन्स होते हैं या हम पढ़ते हैं कि सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और जो कोई एक स्पेसिफिक हार्मोन या केमिकल होता है वो जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो बाइंड करने में बेटा हो क्या रहा है, ये जो रिसेप्टर है ये अंदर सेल के अंदर कोई एक केमिकल चेन शुरू कर रहे हैं, चेन ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें वन आफ्टर द अदर एक कैस्केड ऑफ इवेंट चलेगा, मेनी थिंग्स आर प्रोड्यूस, मेनी केमिकल रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस एंड एज अ रिजल्ट द फाइनल एक्शन विल आकर, जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल एक्शन था। ठीक है, तो ये जो एक तरीका है इसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। अब उसमें हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल के ऊपर एक्ट करते हैं, हर एक हार्मोन स्पेसिफिक होता है अपने टारगेट सेल के लिए। क्यों? क्योंकि सेल के ऊपर रिसेप्टर है जिसके साथ एक स्पेसिफिक हार्मोन बाइंड कर सकता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं इसका थ्योरी। सेल टिपिकली कम्युनिकेट
with each other by the use of chemical molecules or signal. तो जो chemical molecule है उनको हम क्या बोल रहे हैं? Signals. These molecular signals are highly diverse and responsible for protein-protein interaction. ये जो signals होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं और इनमें मेनली ना प्रोटीन इंटरेक्शन होता है. मतलब एक प्रोटीन जो है वो फिर उसकी वजह से एक प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो वो दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा होगा तो तीसरे को करेगा, तीसरा होगा तो चौथे को करेगा, एंड सो ऑन, which can result in diverse cellular processes like change in gene transcription, cell metabolism, cell migration, cell death, and many more. The signal molecules generally contact other proteins that may be housed in or on the plasma membrane of the target cell. तो ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल एक सेल तक जा रहा है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये बाकी प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा. वो जो प्रोटीन है वो इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं या इसके अंदर भी हो सकते हैं. द सिग्नल प्रोटीन्स आर कॉल्ड लिगेंड्स. तो वो जो सिग्नल प्रोटीन है, जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिगेंड. अ जनरल टर्म फॉर मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल. द प्रोटीन दैट आर अटैच्ड और एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर नोन एज रिसेप्टर. तो अगर हमने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है और इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को जो आके बाइंड कर रहा है, जो सिग्नल है, उसे हमने क्या बोला? लिगेंड. और जिसके साथ वो बाइंड कर रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? रिसेप्टर. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड भी हो सकता है. ओके. A receptor in the membrane of one cell can bind a similar receptor in another cell is hemophilic binding. Homophilic binding में क्या होता है कि एक रिसेप्टर जो एक सेल के साथ बाइंड करता है वो दूसरे सेल के साथ भी बाइंड कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा बाइंडिंग कर सकता है. हेट्रोफिलिक बाइंडिंग जो होती है वो होती है दूसरे रिसेप्टर्स के बीच में, ठीक है. अगर डिफरेंट रिसेप्टर्स बाइंड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? हेट्रोफिलिक बाइंडिंग. बाइंडिंग ऑफ अ लिगेंड टू रिसेप्टर जनरली सेट्स अप अ सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे. जब ये लिगेंड बाइंड होगा, अब हमें ये पता चल गया यहाँ रिसेप्टर है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे एक लिगेंड बाइंड हुआ है, ठीक है. अब ये लिगेंड जब इसके साथ बाइंड हो गया तो ये कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस इंड्यूस करेगा जिसको हम बोल रहे हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन में और मेम्ब्रेन की वजह से अंदर के मॉलिक्यूल में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. और जितने भी बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं, लेकिन सबका जो कॉमन मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी हद तक सेम होता है, ठीक है. यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है क्योंकि क्वेश्चन में इटसेल्फ दे हैव आस्क्ड कि आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम भी बनाना है. तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बना हुआ है रिसेप्टर. अगर आप रिसेप्टर देखो तो ये रिसेप्टर पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ ये अंदर और बाहर दोनों तरफ है. तो ये इसका ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट हो गया, ये इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट हो गया बाहर की तरफ, और अंदर वाला पार्ट हो गया इंट्रासेल्यूलर पार्ट, ठीक है जी. सो ये है हमारा रिसेप्टर, यहाँ पे बाइंड हुआ लिगेंड. जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, इसने एक एंजाइम को एक्टिवेट करा. बेसिकली यहाँ पे ना फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे होते हैं, तो इनको हम काइनेज इसीलिए बोलते हैं कि या तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो दूसरे को करेगा, दूसरा जो होगा वो तीसरे को करेगा, और ऐसे करते 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 ये न्यूक्लियस और जीन्स को भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है. जैसे कि एक इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको एक्टिवेट कर देंगे कि वो ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करे, वो आरएनए बनाएगा, आरएनए फर्दर ट्रांजेक्शन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और सेल जो है उसी वे में रिस्पॉन्स करेगा. सो ईच रिसेप्टर स्पैन्स द सेल मेम्ब्रेन. हर एक रिसेप्टर जो टायरोसाइन रिसेप्टर है, हर एक रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, मतलब पूरा पेनिट्रेट करते हुए अंदर और बाहर मूव कर रहा है, ठीक है. And has extracellular region, a transmembrane region, and an intracellular cytoplasmic region. When a ligand binds to the receptor extracellular part, it induces a shape change in the receptor structure. जब ligand उसके extracellular वाले part पे bind करेगा receptor के, तो receptor की shape में change आएगा. This shape change is transmitted through the membrane and alter the shape of the receptor cytoplasmic part. जब ये बाहर के part में change आएगा तो धीरे धीरे करके change transfer होगा और अंदर का जो part है वो भी change हो जाएगा, उसकी shape भी change हो जाएगी. This shape change is transmitted to the membrane and alter the shape of the receptor cytoplasmic part and giving that domain the ability to activate cytoplasmic protein, जिसकी वजह से अब वो cytoplasm के अंदर जो proteins हैं उन्हें activate करेगा. Such a conformational change often makes the cytoplasmic part become enzymatically active. ऐसा जो conformational change होता है, conformational मतलब जो ऐसा shape में change आया receptor की, वो हमेशा cytoplasm को enzymatically active कर देता है, मतलब बहुत सारे enzymatic reactions जो होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं. Using ATP to phosphorylate specific tyrosine residues of पर्टिकुलर प्रोटीन. ये क्या करता है? एटीपी की हेल्प से, मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, फॉस्फोराइलेट करता है, फॉस्फेट अटैच करता है प्रोटीन के टायरोसिन पार्ट पे, ठीक है. अब हम यहाँ पे सिर्फ टायरोसिन पार्ट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर के बारे में. काइनेस होता है जो फॉस्फोराइलेट करते हैं. टायरोसिन किसको फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं? टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सिर्फ टायरोसिन के रिगार्ड में करेंगे. तो वो जो प्रोटीन का टायरोसिन पार्ट है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा. दस दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर इज ऑफन कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस. द एक्टिव रिसेप्टर कैन कैटलाइज रिएक्शन दैट फॉस्फोराइलेट अदर प्रोटीन. अब ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ वो क्या करेगा? वो फॉस्फोराइलेट करेगा दूसरे प्रोटीन्स को, एंड दिस फॉस्फोराइलेशन इन टर्न एक्टिवेट देयर लेटेंट
एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ये एक एंजाइम फॉस्फोराइलेट हुआ, इसने क्या करा, ये एक्टिवेट हो गया, इसने दूसरे को करा, दूसरा एक्टिवेट हो गया, उसने तीसरे को करा, और इस तरीके से एक चेन स्टार्ट हो गई। इवेंचुअली द कैस्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट अ डोर्मेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एंड एट द एंड जो बेसिक टारगेट क्या है कि एक इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करना या फिर साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना। सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन पाथवे दैट एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इन द टारगेट सेल आर जनरली स्लोअर than those that enzymatically active biochemical pathways or regulate cytoskeleton element for movement। इस सेंटेंस का मतलब है जो सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवेज किसी एक जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब जिनका एंड प्रोडक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे एक एंड प्रोडक्ट है कि कोई एक जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, ये वाले जो प्रोसेस होंगे वो कंपैरेटिवली स्लो होंगे। अगर मान लो इसका जो टारगेट होता है वो ये होता है, ये एंजाइम किसी बायोकेमिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है या किसी केमिकल एक्टिविटी को इन्हांस करता, तो वो प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला। तो बेटा एम्फीबियन ब्लास्टुला जब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, पहले बनता है जाइगोट, जाइगोट फिर फर्दर डिवाइड होगा और धीरे धीरे एक 32 सेल स्टेज आएगी जिसको हम बोलेंगे ब्लास्टुला। और उसके बाद प्रोसेसेस शुरू होते हैं उनके मॉर्फोजेनेसिस के, ऑर्गेनोजेनेसिस में। ये सारा हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जो कि आपने +2 तक तो आई गेस नहीं पढ़ा होता। सो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ क्वाइट ट्रिकी एट टाइम्स, बट धीरे धीरे पढ़ोगे तो आ जाएगा। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसके फर्स्ट 2 ब्लॉक्स जो हैं वो डिफरेंट है, और जो नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स हैं, 3rd एंड 4th ब्लॉक, वो बेसिकली फोकस करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अ फेट मैप गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट रीजन ऑफ द ब्लास्टुला दैट गिव राइज टू फ्यूचर सेल। देखो अगर ये एक ब्लास्टुला बन गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ये एक ब्लास्टुला बन गया, तो अब इसके किस सेल से क्या बनने वाला है, दैट इज अबाउट द फेट मैप। ठीक है, सो द फेट मैप गिव्स अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट रीजन्स ऑफ ब्लास्टुला दैट गिव राइज टू फ्यूचर सेल्स एंड टिश्यू ऑफ द एम्ब्रियो। बाय स्टडिंग द फेट मैप वन कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इन्वॉल्व इन गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के टाइम में कैसी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होने वाली है वो हम इजीली समझ पाएंगे। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ब्लास्टुला एट 32 सेल स्टेज गिव्स नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट दो सेल विल बिकम एट लेटर स्टेज एज द सेल्स आर लार्जली अनस्पेसिफाइड। जब वो 32 सेल स्टेज में होता है, मतलब उसमें पूरे 32 सेल्स हैं, उस टाइम पे ये प्रिडिक्ट करना या आइडेंटिफाई करना इज नॉट ईजी कि कौन से सेल का फेट क्या है। इफ सम सेल्स आर रिमूव ड्यूरिंग ब्लास्टुला स्टेज, अदर्स विल एबल टू टेक द फेट ऑफ द मिसिंग सेल। अगर मान लो यहाँ से मैंने कुछ सेल हटा दिए, तो यहाँ इसकी वजह से जो ऑर्गन बनने वाला था वो फिर भी बनेगा, क्योंकि बाकी के जो सेल्स हैं उनका फेट अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो इनका फेट डिसाइडेड नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इनका मल्टीपोटेंट फेस है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी हम सेल्स मिस है उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। दिस इंप्लाइज कंसिडरेबल डेवलपमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एट दिस अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इससे हमें यह पता चलता है कि अर्ली स्टेज में जो डेवलपमेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द एक्चुअल फेट ऑफ सेल इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द सिग्नल दे रिसीव फ्रॉम नेबरिंग सेल्स। अब ये जो कौन सा सेल क्या बनेगा, इसमें उसका तो अपना तो सेल का रोल है ही है कि डीएनए उसको कैसे डायरेक्ट करने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ होती है मॉर्फोजेंस, मतलब कि आसपास के सेल से जो केमिकल्स और सिग्नल रिलीज होते हैं वो जरूर ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि एक सेल का फेट क्या होने वाला है। तो एक मतलब एक सेल का फेट अपने ऊपर डिपेंड करता है, प्लस नेबरिंग सेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। द फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला हैड बीन फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय वाइटल स्कैनिंग मेथड बाय वॉट। अकॉर्डिंग टू द फेट मैप द सर्फेस ऑफ द एम्फीबियन ब्लास्टुला कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एरियाज और जोन्स। तो एम्फीबियन के ब्लास्टुला को 3 स्टेजेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एंड प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। बेसिकली इसका मतलब था कि एक्टोडर्म से फर्दर जाके क्या प्रिज्यूम होने वाला है, क्या बनने वाला है, मेसोडर्म से क्या बनने वाला है और एंडोडर्म से क्या बनने वाला है। अगर हम बात करें प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एरिया, द पिगमेंटेड एरिया अराउंड द एनिमल पोल, ये एक्टोडर्म का एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल पोल के पास, फॉर्म्स द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म इंक्लूडिंग द न्यूरल एंड एपिडर्मल एक्टोडर्म। तो अगर आप यहाँ पे इसकी डायग्राम देखो तो आप देख सकते हो एनिमल पोल के आसपास जो रीजन है वो क्या बनने वाला है, एपिडर्मल एक्टोडर्म और न्यूरल एक्टोडर्म। न्यूरल एक्टोडर्म से बनेगा नर्वस सिस्टम और एपिडर्मल एक्टोडर्म से बनेगी एपिडर्मिस। नेक्स्ट है प्रिजम्पटिव मेसोडर्म एरिया। बीनीथ द प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एरिया इज प्रेजेंट अ बेल्ट लाइक एरिया, द मार्जिनल जोन और द ग्रे क्रिसेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल जोन भी बोलते हैं और ग्रे क्रिसेंट भी बोलते हैं। तो ये जो मिडिल वाला पार्ट हो गया। This region develops into presumptive mesodermal cells that are induced from the prospective ectoderm by general signaling। अब ये mesodermal cell किसकी वजह से बने थे, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो सेल बनते हैं उनके नेबरिंग सेल से सिग्नल आते हैं। तो जो एक्टोडर्म है, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म है, उसकी सिग्नलिंग की वजह से ये सेल्स बने थे फ्रॉम द वेंट्रल वेजिटल रीजन दैट ऑपरेट्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस एंड इंड्यूसेस द वेंट्रल मेसोडर्म। तो बेसिकली वेंट्रल वेजिटल साइड से ये सिग्नल्स रिलीज हुए थे और इसने इंड्यूस करा था फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रल मेसोडर्म। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये वेंट्रल साइड है, ठीक है, और ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ से। तो वेंट्रल साइड से, वेंट्रल वेजिटल पोल वाली साइड से सिग्नल रिलीज हुए थे, जिसकी वजह से वेंट्रल वेजिटल साइड पे क्या बन गया, मेसोडर्म।
ठीक है, वेंट्रल वेजिटल पोल से सिग्नल अराइज हुए थे जिसने इंड्यूस करा वेंट्रल मेसोडर्म को। अ डोर्सल सिग्नल दैट अराइजेस फ्रॉम द वेजिटल सेल्स ऑफ न्यूमेनकूप सेंटर इंड्यूसेस द एक्सियल मेसोडर्म, जिसको हम बोलते हैं स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। तो अगर हम देखें वेजिटल साइड की दूसरी साइड से, डोर्सल साइड से, ठीक है, डोर्सल साइड से जो सिग्नल्स आए थे वो कहाँ पे आए थे, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूकूप सेंटर। न्यूकूप सेंटर से वो सेल्स सिग्नल्स रिलीज हुए थे जिसकी वजह से बना डोर्सल साइड से सिग्नल आने पे जो मेसोडर्म बना उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सियल मेसोडर्म या फिर स्पीमेन ऑर्गेनाइजर। द पैटर्निंग ऑफ mesoderm along the dorsoventral axis produces a region from dorsal to ventral and give rise to cauda mesoderm, which forms the notochord above the region of the foregut. तो बेसिकली ये जो पैटर्निंग ऑफ mesoderm थी, इससे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बन गई बॉडी की, प्लस इसने अराइज करा, इससे एक लेयर बनी जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा mesoderm, जो बनाता है नोटोकॉर्ड, विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर आप यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है वो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन है। तो नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रही है, mesoderm एरिया की वजह से। सोमैटिक mesoderm give rise to somites which are present on both sides of the notochord area। और इस नोटोकॉर्ड के आसपास कौन से सेल्स प्रेजेंट है, सोमाइट्स, जो भी कहाँ से राइज हुए हैं, mesodermal से। द लेटरल एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल जोन कॉन्स्टिट्यूट द वेंट्रोलेटरल mesoderm विच, और जो बाकी के जो मार्जिनल जोन पे mesoderm के जो बाकी जोन पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनसे इवेंचुअली क्या बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, किडनी बनेंगे, गोनाड्स बनेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद तीसरा रीजन आ जाता है प्रिजम्पटिव एंडोडर्म एरिया। तो अगर हम देखें प्रिजम्पटिव एंडोडर्म एरिया जो कि यहाँ है नियर द vegetal pole. The yolky non-pigmented area around the vegetal pole is the prospective endoderm. The yolk provide nutrition and is used up during development. In xenopus, but not all amphibians, there is a thin outer layer of presumptive endoderm overlying the presumptive mesoderm in the marginal zone. xenopus में अगर हम देखें, xenopus को बहुत ही क्लासिकल मॉडल पढ़ा जाता है कि उसमें बहुत अच्छे से गैस्ट्रुलेशन और मॉर्फोजेनेसिस और ये सब पढ़ा जाता है। सो बेसिकली अगर हम xenopus की बात करें तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि mesoderm के मार्जिनल पे एंडोडर्म की लेयर भी प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं फेट ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला, तो वो फेट जो है वो 3 पार्ट्स में हमें पता चलता है। फेट को स्टडी करने के लिए हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। एक का नाम है प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, दूसरा है प्रिजम्पटिव मेसोडर्म और तीसरा है प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। सो दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे अगर आप देखो आपको सिग्नल्स दिखाए हुए हैं कि जो वेंट्रल साइड से, वेंट्रल वेजिटल पोल से जो सिग्नल आ रहे थे उस सिग्नल की वजह से क्या हो रहा है, मीजोडर्म फॉर्म हो रही है। ठीक है, जो डोर्सल साइड से न्यूकूप सेंटर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी वजह से एक्सियल मीजोडर्म फॉर्म हो रही है और ये पूरा एक डोर्सो वेंट्रल एक्सिस ऑफ मीजोडर्म जो है वो फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पेपर में तो एनी टू बोला है बट फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस एंड प्रिपरेशन वील बी डिस्कसिंग ऑल दोज। सी अर्किन एंड फ्रॉग इज क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। जब हम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो सी अर्किन और फ्रॉग्स को बहुत अच्छे से स्टडी करा जाता है और इनके बेसिस पे रिजल्ट्स दिए जाते हैं। द अर्लीस्ट एनिमल्स यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट वर सी अर्किन एंड फ्रॉग्स बिकॉज ऑफ देयर लार्ज एग्स विच कुड बी हैंडल एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। क्योंकि इनके एग्स बड़े होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसके ईजिली उसके फीचर्स को देख पाते हैं। देयर सुटेबिलिटी डिपेंडेड ऑन ईजी एक्सेसिबिलिटी, ईज ऑफ मैनिपुलेशन, ईजी विजुअलाइजेशन विद द अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो अगर हम बात करते हैं फ्रॉग की, एज एनिमल मॉडल ऑर्गेनिजम्स एम्फीबियंस ऑफर सेवरल एडवांटेजेस बिकॉज दे हैव अ वेल अंडरस्टूड मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। द टेक्सोनॉमिकल पोजीशन ऑफ एम्फीबियन इज वेल सूटेड फॉर कंपैरेटिव डेवलपमेंटल स्टडीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। अब क्योंकि एम्फीबियंस जो है, देखो एक साइड आ गई हमारी फिशेस के बाद आते हैं एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो एम्फीबियन एक फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना जो इक्वेटिक में भी रह रहे हैं और जो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी से हमें थोड़ा टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल का भी आइडिया जो है वो पड़ जाता है। डेवलपमेंटल स्टडी ऑफ फ्रॉग and salamanders have made possible important insights into molecular mechanism that control embryonic cell division। तो इनकी स्टडी से हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पढ़ पाए जिससे हमें पता चला कि एम्ब्रियो में सेल डिविजन कैसे होती है, डिफरेंशिएशन कैसे होती है, वो सेल कैसे मैच्योर होते हैं, उनका फेट कैसे डिसाइड होता है और बाद में एनिमल डेवलप कैसे करता है। सैलमेंडर्स सर्व्स एज इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट मॉडल फॉर द स्टडी ऑफ रीजनरेशन एंड टिश्यू रिपेयर। सैलमेंडर्स को इंपॉर्टेंस किस लिए मिली है, किस लिए इंपॉर्टेंटली पढ़े जाते हैं, जब हम रीजनरेशन या टिश्यू रिपेयर की बात करते हैं। हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर स्टडी ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट हैव बीन द अफ्रीकन क्लॉड फ्रॉग, जिसको हम बोलते हैं Xenopus laevis या Rana pipiens, due to the following practical advantages. Eggs of Xenopus and Rana are large size and eggs develop outside the body of the mother and are laid in water। तो वो लार्ज साइज के हैं और क्योंकि एक्सटर्नली वो एग जो है डेवलप हो रहे हैं तो इसलिए उनको स्टडी करना, उनको वहाँ से कलेक्ट करना वो ईजी हो जाता है। दिस मेक्स इट्स ईजी फॉर द रिसर्चर्स टू कलेक्ट देम फ्रॉम वाटर एंड कैरी देम टू द लैब फॉर देयर स्टडीज। दे कैन ऑल्सो बी ब्रेड इन कैप्टिविटी एंड बी इंड्यूस टू स्पॉन आर्टिफिशियली। तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बाय कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फर्दरमोर द लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस एट अ टाइम, बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से बायोकेमिकल एनालिसिस है, जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करना और रिसर्च करनी हो वो ईजी हो जाती है। दे एम्ब्रियोज कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। जब वो एग्स में फर्टिलाइज हो जाएंगे और वो फर्दर डेवलप हो रहे होंगे तो उनके एम्ब्रियो को स्टडी करना बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, उनको माइक्रोस्कोपिकली देखना, ऑब्जर्व करना, उनके फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व करना ईजी हो जाता है। Xenopus has a short time of development, nearly 4 days before it reaches the free swimming larval stages। प्लस जब वो एग फर्टिलाइज हो गया उसके बाद उसको हैच होकर लार्वल स्टेज बनने में बहुत कम टाइम लगता है, तो जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सी अर्किन की, हिस्टोरिकली सी अर्किन्स हैव बीन अ की मॉडल सिस्टम फॉर फाइंडिंग आउट द आंसर्स इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी. सी अर्किन इज एन एकाइनोडर्म, तो ये एक नॉन कॉर्डेट है एंड इज फाउंड इन द शैलो टाइड पूल्स इन ओशंस ऑफ द वर्ल्ड. गेमीट्स कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली एंड आर्टिफिशियली स्पॉनिंग एंड फर्टिलाइजेशन एंड रेयरिंग इज पॉसिबल. तो इसके हमें गेमीट्स इजिली मिल सकते हैं बिकॉज ये एग्स ले करते हैं और स्पर्म्स भी रिलीज करते हैं, तो उनको कलेक्ट करना ईजी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाती है. अगेन लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होते हैं. अर्ली डेवलपमेंट इज हाईली सिंक्रेनस, लार्ज नंबर ऑफ सिंक्रेनसली डेवलपिंग एम्ब्रियोज कैन बी ऑब्टेन. तो एक ही साथ जो है इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है और बहुत सारे नंबर में हमें एग्स और एम्ब्रियोज मिल जाते हैं. लो मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू हाई फेकंडिटी, द ग्रेविड एडल्ट प्रोड्यूसेस इनॉर्मस नंबर ऑफ गेमीट्स. बहुत ज़्यादा गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से जो एग्स है स्पर्म्स है बहुत ज़्यादा, एम्ब्रियो जब हमें फर्टिलाइज करके मिलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेंगे. अ सिंगल फीमेल कैन प्रोवाइड मिलियन ऑफ oocytes and a single male can provide billion of sperms. Both the type of gametes are fully competent to carry out fertilization without additional maturation. Fertilization and embryonic development occur externally, both in nature and in lab. तो ऐसा नहीं हो रहा कि फीमेल बॉडी में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट एक्सटर्नली हो रही है, तो इसलिए उसको ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, रिसर्च करना और स्टडी करना ईजी हो जाता है. डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड सिंक्रोनसली बाय सिंपल मिक्सिंग sperms and eggs. Embryonic development is rapid. In many warm water species, only 1 to 2 days are required for the fertilized egg to develop into Pletus larva. One practical consequence of this rapid development is that time between experimental manipulation and analysis of their developmental effect is very short. तो अब यहाँ पे फर्टिलाइज करने के विद इन अ डे और 2 ही हमें लार्वा मिल जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस का रोल बहुत कम हो जाता है. एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन का मतलब है कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने कुछ चेंज कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ हार्मोनल इंबैलेंस कर दिया, कुछ मीडिया इंबैलेंस कर दिया, तो उस चीज़ की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज विद इन अ डे और 2 वो जो है वो ईजिली डेवलप हो जाएगा इन टू इट्स लार्वल फॉर्म. Embryo has a simple structure. At the late blastula stage, the embryo is simple hollow ball composed of 800 cells surrounded by a central cavity. जैसे कि blastula मैंने पहले भी बनाया था. तो 800 cells होते हैं और बीच में ये आ गई blastocele, ठीक है, which is a big cavity. The number of cells approximately double by the end of gastrulation, but do not exceed 2000 to 3000 cells during pre-feeding development. Embryo and the larval form have relatively simple morphologies and only 15 to 20 distinct cell types arise during embryogenesis. अब क्योंकि ये काइनोडर्म्स हैं और नॉन कॉर्डेट्स हैं, विच आर कंपैरेटिवली लोअर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें उतने ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमें नहीं दिखेंगे जितने हमें कंपैरेटिवली हाईली ऑर्गेनाइज वर्टिब्रेट में या मैमल्स में दिखते हैं या एम्फिबियन में दिखते हैं. Embryo is highly transparent. Embryo of many species of sea urchin are almost as clear as glass. This transparency coupled with anatomical simplicity of the embryo help in light microscopic observation of the development. Thus, biologists have constructed a very detailed picture of sea urchin embryogenesis at the cellular level. After microscopic study to see fertilization and early stages of embryo, the biochemical and molecular events have also been studies. एक तो होता है माइक्रोस्कोप में उसके चेंजेस देख रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहे हैं, प्लस उसके अलावा उसके बायोकेमिकल चेंजेस देखते हैं कि उसके अंदर कौन से प्रोटीन, कौन से मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, क्या वो इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज टू perturb development. Diverse tools are available for analyzing and manipulating gene expression. Sea urchins are well suited for all modern approaches for analyzing gene expression. So it is a model organism for studying the developmental genetics. Though it is an echinoderm, that is invertebrate, it encodes many vertebrate immune system related genes. हालांकि ये invertebrate है which is completely very much different to the vertebrate, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो genes हैं वो vertebrate के immune system से मैच करते हैं, relate करते हैं, which helps us to study the vertebrate more clearly. Maternal molecules are specifically restricted and involved in determining cell fate, apoptosis, autophagy. तो बहुत सारी सेल के अंदर के जो पहले के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल का फेट, सेल डेथ, सेल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में. सो ज़रूरी नहीं है, दिस वॉज अबाउट सी अर्किन, देर आर मेनी पॉइंट्स लाइक 12 to 13 पॉइंट्स, ज़रूरी नहीं आप सारे याद करो, आपको जितने होते हैं जस्ट डू देम एज मच एज यू कैन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमल्स. ये हम ऑलरेडी अभी गेमेटोजेनेसिस में पढ़ चुके हैं कि 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और उसके बाद आ जाता है हमारा मैच्योरेशन फेज. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द नोट्स कि अगर मान लो इंडिविजुअली यही क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स में आ जाता है तो आप कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. But I'm not repeating the explanation as it will make the video too lengthy. Next, sympathetic nervous system of chordates. Sympathetic nervous system of chordates की अगर हम बात, it functions to strengthen the body reactions against adverse condition. It calls, तो basically ये वो system है हमारी body का जो हमें strengthen करता है adverse conditions में. It calls for expenditure of energy. In mammals, almost every visceral organ has sympathetic and parasympathetic innervation except the adrenal gland, peripheral blood vessel and sweat glands. तो इनके अलावा मतलब basically हमारे main जितने organs होते हैं उसमें parasympathetic और sympathetic दोनों nervous system जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अड्रीनल ग्लैंड, पेरिफेरल और स्वेट ग्लैंड्स में सिर्फ सिंपैथेटिक इनोवेशंस होते हैं. सेसेशन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अलाउज दीज ऑर्गन टू रिजल्ट टू रेस्टिंग स्टेज. अगर यहाँ से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेशन है, जो एक्टिवेशन है, वो रिमूव कर दे, बंद कर दें, तो ये सारे कॉन्स्टेंट रेस्टिंग स्टेट में चले जाएंगे. पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सोन्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्सेप्ट दोज गोइंग टू यूट्रस एंड स्वेट ग्लैंड सिक्रीज नॉरएपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन. तो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या सिक्रीट हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन जैसे हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स कॉजिंग पेलोर, हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, ये बेसिकली होता है इन्फ्लेमेशन के टाइम में, या जब ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, तो उसमें किसका रोल है? सिंपैथेटिक का। कंट्रैक्शन ऑफ पिलाई मसल्स कॉजिंग गूज फ्लैश एंड कॉजिंग द हेयर टू स्टैंड एयर। जब हम कहते हैं हमें गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारी जो हेयर पिलाई की जो मसल्स होती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रही है? अगेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। स्वेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन हो रही है वो, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल जब डायलेट कर जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, अगेन सिंपैथेटिक। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड, हार्ट बीट का इंक्रीज होना, ब्रोंकाई का डायलेट होना सो दैट वी कैन टेक इन मोर एयर। रिलैक्सेशन और इनहिबिशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल्स को रिलैक्स करना या इनहिबिट करना। रिलैक्सेशन ऑफ ब्लैडर मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द ब्लैडर, हमारे ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, आरबीसीज को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना सो दैट ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो वो बॉडी में ज़्यादा जल्दी मूव करके ज़्यादा चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। और डिक्रीज करना क्लॉटिंग टाइम को, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द लास्ट क्वेश्चन इज पिट ऑर्गन्स इन स्नेक्स। तो अगर हम स्नेक्स की बात करें, टू फैमिलीज ऑफ स्नेक्स, वाइपरिडे एंड बोइडे, हैव स्पेशलाइज्ड हीट सेंसर्स और रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ पिट्स। उनकी बॉडी पे स्पेशल सेंसर्स होते हैं जो हीट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये पिट की फॉर्म में तो हम इसे बोल देते हैं पिट ऑर्गन्स। पिट ओपन टू द सर्फेस बिटवीन एपिडर्मल स्केल्स, ये कहाँ पे ओपन हो रही होती है? मतलब ये अगर आप देखो यहाँ एपिडर्मिस में, मतलब सबसे ऊपर उनकी बॉडी की स्किन पे हमें नजर आएंगे। दीज पिट्स कंटेन फ्री नर्व एंडिंग्स दैट आर एक्साइटेड बाय इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द ऑप्टिक डिक्टम ऑफ द मिड ब्रेन। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन से एक्टिवेट हो जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो मिड ब्रेन तक जाएगी। एपिकल पिट्स आर स्कैटर्ड ऑन द बॉडी सर्फेस, मोस्टली ऑन द ट्रंक, एंड प्रोवाइड द साइट्स फॉर टेक्टाइल स्टिमुलाई। इन बोआ कंस्ट्रक्टर्स एंड पाइथन्स ऑफ फैमिली बोइडे, द फ्री नर्व एंडिंग्स लाई बिटवीन द एपिडर्मल स्केल्स along the lips. These are known as labial pits. अगर ये जो nerve endings या ये जो pits है वो epidermal scales में lips के पास present है तो इनको क्या बोलेंगे? labial pits. In subfamily like Crotalaceae, to which the snake pet vipers belong, specialized pit receptors is found on the head. The pit are located on the posterior region of the loreal scale, which is located between the external nares and the eye. तो ये head region में present होते हैं और ये हमें कहाँ नजर आएंगे? external nares, जो nostrils होते हैं और जो eye होती है उनके पास, और इसलिए हम इनको बोलते हैं loreal pits या facial pits. These pits are directed forward and may be several millimeters wide and equally deep. These differ from the labial pits of python. Sensory nerve endings are suspended in a thin pit membrane halfway between the bottom of the pit and not lying at the bottom as in pythons. इनमें जो nerve endings होती हैं वो सिर्फ हाफ वे, सिर्फ थोड़ा ही नीचे जा रही होती हैं, वेयरएज पाइथन्स में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो बहुत अंदर तक जा रही होती है। द पिट और कैविटी इज डिवाइडेड इनटू इनर एंड आउटर चैम्बर। अ डक्ट बिटवीन द इनर चैम्बर एंड द स्किन ऑफ द स्नेक में प्रिवेंट डिफरेंशियल चेंजेस इन प्रेशर अराइजिंग बिटवीन द टू चैम्बर्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट होती है इनर और आउटर चैम्बर के बीच में और स्किन के बीच में, जो प्रेशर को रेगुलेट करती है ताकि दोनों चैम्बर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। द सेपरेटिंग मेम्ब्रेन इज इंटरमिनेटेड बाय ट्राइजर्मिनल नर्व, और ये जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है ये किसके कंट्रोल में होती है? ट्राइजर्मिनल नर्व के, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनपुट फ्रॉम द हेड सेंसर टू द ब्रेन इन स्नेक्स। जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी मैसेज है, जो भी एक एक्शन है वो हेड सेंसर से, हेड पे जो पिट्स है वो रिसीव करें और कहाँ तक लेके जाए? ब्रेन तक। एक्सपेरिमेंटली इट वॉज रिकॉर्डेड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नर्व इम्पल्स इंक्रीजेस एज द रिसेप्टर ऑब्जेक्ट वार्म्स अप। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनमें हीट सेंसर्स होते हैं, तो अगर ये वार्म अप होंगे, किसी गर्म टेम्परेचर में होंगे, तो उस टाइम पे इनकी जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होगी। फ्लक्चुएशंस आकर ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज रजिस्टर्ड बाय द पिट। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है उसका टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो उतने फास्ट ट्रैवल नहीं करेंगे, देयर विल बी सम फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है लेबियल पिट्स जो आई और नॉस्ट्रल्स के बीच में है, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको दिखाया हुआ है फेशियल पिट्स, ठीक है, यहाँ पे इन वाइपर ब्लैक एरो पॉइंट्स टू द nostrils and red. So with this we are done with the second part. Thank you for watching. Do like, subscribe, share, keep studying, and more importantly all the best for your exams. Thank you.